जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपके सभी VBI यानी कि पूरे जो भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस गेस पेपर में कवर होंगे, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप यहाँ से वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है। यहाँ पर टाइप करेंगे BHDLA 135, ठीक है। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा हिंदी भाषा विविध प्रयोग का गैस पेपर। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का परिचय दीजिए। यानी कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी होते हैं उसके विविध रूप, यानी किन किन रूपों में वो जो है देखने को हमको मिलती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जो किसी विशेष उद्देश्य या काम के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। तो वही है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का कैसी हिंदी है, वह हिंदी जो किसी विशेष उद्देश्य या काम के लिए प्रयोग की जाती है। यह भाषा आम बोलचाल की हिंदी से अलग होती है क्योंकि इसमें शब्दों का चुनाव, वाक्य रचना और शैली विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी कई क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जैसे सरकारी कामकाज, बैंक, व्यापार, मीडिया, कानून आदि। तो यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब क्या है, एक ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, और इसे हम लोग जो है कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। तो ये कहा, सरकारी कामकाज में, बैंक में, व्यापार में, मीडिया में जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। तो यह वह हिंदी है जिसका प्रयोग भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में किया जाता है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। ध्यान रखेंगे, जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा अभी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं घोषित हुई है। इसका उपयोग सरकारी दस्तावेज, अधिसूचना, आदेश और सरकारी पत्रों में होता है। यह औपचारिक और नियमबद्ध होती है। इसके बाद है कार्यालय हिंदी। तो कार्यालयों में जो पत्र व्यवहार, सूचना, रिपोर्ट और ज्ञापन तैयार किए जाते हैं उसमें कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। इसमें भाषा सटीक, स्पष्ट और औपचारिक होती है। उदाहरण के लिए आपसे निवेदन है कि संबंधित दस्तावेज शीघ्र भेजें। तो यहाँ पर हम लोग अगर अनौपचारिक भाषा यूज करते हैं तो ये कह सकते हैं जो संबंधित दस्तावेज जल्दी भेजें। अब यहाँ पर देखिए क्या यूज किया गया, आपसे निवेदन है कि संबंधित दस्तावेज शीघ्र भेजें। यानी कि एक जो है लैंग्वेज यहाँ पर जो हिंदी प्रयोग की जाती है बिल्कुल स्पष्ट हिंदी जो है चलती है। यानी कि इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं औपचारिक हिंदी भी कह सकते हैं एक तरीके से। इसके बाद है वाणिज्यिक हिंदी। तो व्यापार और लेन देन के प्रयोग की जाने वाली हिंदी को वाणिज्यिक हिंदी कहते हैं। इसमें चालान, बिल, रसीद, अनुबंध, विपणन आदि से संबंधित शब्दावली होती है। जैसे भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। इसके बाद यहाँ पर है चौथा व्यावसायिक हिंदी। तो यहाँ पर इसका प्रयोग विशेष रूप से विज्ञापन, विपणन और व्यवसाय के प्रचार प्रसार में किया जाता है। इसमें आकर्षक और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग होता है ताकि उपभोक्ता प्रभावित हो। जैसे हमारा उत्पाद 100% शुद्ध और भरोसेमंद है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्यवसायिक हिंदी का प्रयोग हुआ है। जैसे हमारा जो उत्पाद है वो 100% जो है शुद्ध और भरोसेमंद है। इसके बाद है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी हिंदी। इस प्रकार की हिंदी का प्रयोग विज्ञान, तकनीकी और अनुसंधान के क्षेत्र में होता है, जिसमें जटिल तकनीकी शब्दों को सरल हिंदी अनुवाद किया, जैसे पुनर्चक्रण या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली। इसके बाद बैंकिंग हिंदी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रयोग होने वाली हिंदी को बैंकिंग हिंदी कहते हैं। इसमें खाता, ब्याज, ऋण लेन देन आदि से संबंधित शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आपका खाता सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया है। तो यहाँ पर जो इस टाइप की लैंग्वेज इसे कहते हैं हम लोग बैंकिंग हिंदी। इसके बाद है जनसंचार माध्यमों की हिंदी।
तो टीवी, रेडियो, अखबार और ऑनलाइन मीडिया में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को जनसंचार की हिंदी कहते हैं। यह भाषा जन सामान्य के लिए होती है, इसलिए सरल और प्रभावी होती है। जैसे आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं, यानी कि ये जो भाषा होती है बिल्कुल सरल और प्रभावी होती है, क्योंकि ये जो समाचार होता है जन सामान्य के पास जाता है, यानी कि आम जनता के पास जाता है। तो इसकी जो भाषा रखी जाती है, जो लैंग्वेज रखी जाती है, वो सरल और प्रभावी रखी जाती है। इसके बाद है विधि हिंदी। विधि हिंदी का मतलब है कानूनी हिंदी। तो कानूनी दस्तावेज जैसे न्यायालयों में होने वाली बहस, निर्णय, विधि, शिक्षा में प्रयुक्त हिंदी विधि हिंदी कहलाती है। यानी कि जो न्यायालय में दस्तावेज वगैरह होते हैं उनमें जो हिंदी लिखी होती है उसे हम लोग कहते हैं विधि हिंदी। इसके बाद है यह बहुत औपचारिक और एकार्थक होती है। जैसे अभियुक्त पर धारा 302 के अंतर्गत अभियोग चलाया गया। तो यहां पर देखिए अभियुक्त और जो अभियोग शब्द हैं ये विधि हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, ये सिंपल नहीं शब्द है, इनका जो है सब कोई मतलब नहीं निकाल सकता है। इसके बाद यहाँ पर है निष्कर्ष। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के ये सभी रूप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह भाषा न केवल काम को व्यवस्थित करती है बल्कि हिंदी के प्रयोग को व्यावसायिक और व्यवहारिक रूप भी प्रदान करती है। इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है हिंदी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए। यानी कि हिंदी को संविधान में क्या दर्जा दिया गया है उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है जिसे करोड़ों लोग बोलते और समझते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी की संवैधानिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान द्वारा हिंदी को विशेष दर्जा दिया गया है ताकि यह प्रशासन, शिक्षा और संवाद की एक सशक्त भाषा बन सके। क्योंकि हिंदी जो है अधिकतर 70% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, इसलिए जो है संविधान को हिंदी को जो है विशेष दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। इसमें भाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट करेगी तो उस हिंदी में जरूर 100% जो है उसको कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करना होगा। हालांकि यह संविधान यह भी कहता है कि अंग्रेजी भाषा को एक सहायक राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक यानी कि 1965 तक प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु देश के कुछ हिस्सों विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी विरोध के कारण अंग्रेजी का प्रयोग आज भी केंद्र सरकार के स्तर पर जारी है। यानी कि जब संविधान लागू किया गया था तब कहा गया था कि 1965 तक ही जो है अंग्रेजी को लागू किया जाएगा, इसके बाद जो अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में क्या हुआ, दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किया गया क्योंकि वहां पर हिंदी लोग बोल नहीं पाते थे। इसलिए जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी भी वहां पर जो है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज चल रही है। इसके बाद राज्य स्तर पर स्थिति क्या है इसकी। तो भारत के विभिन्न राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी राजभाषा तय करें। कई राज्यों ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि। वहीं कुछ राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे तमिल वाले तमिल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज। तो ये सब जो है कर्नाटक कन्नड़ लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वो अपने अपने जो है राज्य स्तर पर यानी कि राज्य को स्वतंत्रता है कि वो अपनी लैंग्वेज को जो भी राजभाषा तय करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद संविधान के अन्य प्रावधान हुए। इसके बाद तो अनुच्छेद 351 के अनुसार केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसे विकसित करके एक राजभाषा के रूप में स्थापित करे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी समाहित किया जाए ताकि यह भाषा सभी के लिए सहज और स्वीकार हो। यानी कि अनुच्छेद 351 के अनुसार बताया गया था केंद्र सरकार के कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसे विकसित करके जो है एक राजभाषा के रूप में स्थापित करे, और साथ में सुनिश्चित करे कि जो हिंदी के अतिरिक्त जो अन्य भाषाएं हैं उनका जो है हिंदी में समाहित किया जाए ताकि क्या हो यह भाषा सभी के लिए सहज और स्वीकार्य हो सके। इसके बाद यहाँ पर आया राजभाषा अधिनियम 1963। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत यह तय किया गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं केंद्र सरकार के कार्यों में प्रयोग की जाएंगी। साथ ही हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन भी किया गया है। यानी कि जब राजभाषा अधिनियम 1963 आया तो उसमें तय हुआ
कि जो केंद्र सरकार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनल निष्कर्ष लेंगे और अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो हिंदी को संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रीय भाषा की, जैसा कि आम धारणा है। संविधान ने हिंदी को विकसित और प्रसारित करने की दिशा में ठोस प्रावधान किए हैं। आज भी हिंदी साहित्य, सिनेमा, मीडिया और शिक्षा में एक सशक्त माध्यम बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी को आधुनिक तकनीकी और विज्ञान के साथ जोड़ें ताकि ये वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बना सके। अंत में आपको याद रखना है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है और एकता का प्रतीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त इसका स्थान हमारी भाषा नीति की दिशा तय करता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर टिप्पणियां लिखने के लिए आपसे आती राजभाषा, साहित्यिक हिंदी, ध्वनियां और शब्द प्रयुक्ति। तो हम लोग इन पर टिप्पणियां देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजभाषा क्या है। तो भारत जैसे बहुभाषी देश में राजभाषा शब्द का विशेष महत्व है। आमतौर पर हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, लेकिन संविधान ने इसको जो है राजभाषा का दर्जा दिया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। आमतौर पर हिंदी को लोग क्या कह देते हैं, राजभाषा कह देते हैं, लेकिन संविधान में क्या है, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ना कि राष्ट्रभाषा का। राजभाषा वह भाषा होती है जो देश की पहचान, संस्कृति और जन जन के संवाद का माध्यम बनती है, और राष्ट्रभाषा जो होती है वो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक मानी जाती है। भारत में हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और देश के अनेक हिस्सों में इसका व्यापक उपयोग होता है। यही कारण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की भावना जनमानस में गहराई से जुड़ी है, क्योंकि 70% जो 80% पॉपुलेशन है वो हिंदी बोल रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो राष्ट्रभाषा को हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाए। हालांकि भारतीय संविधान ने किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और सभी का अपना महत्व है। इसलिए जरूरी है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में जन भावना का सम्मान देते हुए सभी भाषाओं का समान आदर करें। और राजभाषा उद्देश्य लोगों को जोड़ना तोड़ना नहीं है। राष्ट्रभाषा का उद्देश्य क्या है, लोगों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ जो है राजभाषा है, ठीक है। इसके बाद है साहित्यिक हिंदी। तो यहाँ पर साहित्यिक हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग कविता, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक विधाओं में किया जाता है। यह हिंदी भाषा एक परिष्कृत और सुसंगत रूप होता है, जिसमें व्याकरण का सही प्रयोग, शब्दों की चयनितता और शैली की सुंदरता होती है। साहित्यिक हिंदी का मूल उद्देश्य भावों की अभिव्यक्ति को कलात्मक, प्रभावशाली और संवेदनशील बनाना होता है। साहित्यिक हिंदी ने भारतीय समाज और संस्कृति को अभिव्यक्ति देने में अहम भूमिका निभाई है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखकों ने साहित्यिक हिंदी को उच्च शिखर तक पहुंचाया है। इस हिंदी में संस्कृत, उर्दू, अन्य भारतीय भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं, जिससे यह और समृद्ध हो जाती है। हालांकि आम बोलचाल की हिंदी में साहित्यिक हिंदी थोड़ी भिन्न होती है, फिर भी इसका संबंध जनजीवन से बना रहता है। आज भी साहित्यिक हिंदी के माध्यम से सामाजिक सरोकारों, संवेदनाओं और मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह हिंदी भाषा की आत्मा कही जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर हमारी तीसरी टिप्पणी है, ध्वनियां और शब्द क्या होते हैं। तो भाषा की सबसे मूल इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि और शब्द होती है। ध्वनि वह आवाज होती है जो मुख से निकलती है और सुनाई देती है। जब ध्वनियां मिलकर अर्थपूर्ण रूप ले लेती हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में लगभग 52 ध्वनियां हैं, जिनमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त ध्वनियां शामिल हैं। स्वरों जैसे आ, ई आदि में और व्यंजनों काखा, गा में के संयोजन से हिंदी शब्द बनते हैं। एक शब्द तभी बनता है जब उसमें कोई अर्थ जुड़ा हो। उदाहरण के लिए जल एक शब्द है जो पानी को दर्शाता है। ध्वनियां भाषा की उच्चारण व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं, जबकि अर्थ की संरचना करती है। यानी कि ध्वनि क्या होती है, जो ध्वनि होती है वो होते हैं, ध्वनि जो होती है जो भाषा की सबसे मूल इकाई है, यानी कि जो मुख से जो आवाज निकलती है और जो हमको सुनाई देती है उससे कहते हैं ध्वनि। और जो ध्वनियां होती हैं वो जो है भाषा की सबसे मूल इकाई है, और ध्वनि से मिलकर ही जब ध्वनि अर्थपूर्ण रूप लेती है मिलकर, वो बन जाता है शब्द। क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। शब्द जब मिलते हैं तब आपका बनता है वाक्य। क्या बनता है, तब आपका बन जाता है वाक्य, ठीक है। इसके बाद है ध्वनियां भाषा की उच्चारण व्यवस्था को नियंत्रित करती है।
जबकि शब्द अर्थ की संरचना करते हैं, यानी कि ध्वनियां जो होती है क्या करती, भाषा की उच्चारण व्यवस्था को नियंत्रित करती, जबकि जो शब्द होते हैं वो अर्थ की संरचना करते हैं। हिंदी में कई शब्द जो है संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी से लिए गए हैं, जिससे इसकी शब्द संपदा बहुत विशाल और विविध हो गई है। ध्वनियां और शब्द भाषा के उस आधार को बनाते हैं जिनके बिना विचारों की अभिव्यक्ति संभव नहीं होती। इन्हीं के माध्यम से हम अपने भाव, विचार और अनुभव एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रयुक्ति। तो प्रयुक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रयुक्ति का अर्थ है भाषा का सही, सटीक और संदर्भ के अनुसार प्रयोग। हिंदी भाषा में प्रयुक्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि एक ही शब्द या वाक्य का अर्थ संदर्भ बदलने पर भिन्न हो सकता है। सही प्रयुक्ति से भाषा प्रभावशाली, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनती है। इसके उदाहरण के लिए चलो शब्द का आदेश, सुझाव या अनुरोध के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयुक्ति पर निर्भर करता है कि उसका भाव कैसा है। साहित्य, संवाद, पत्रकारिता और शिक्षा सभी क्षेत्रों में सही भाषा प्रयुक्ति आवश्यक है, यानी कि जो भी हम लोग शब्द यूज करें उसकी प्रयुक्ति जो है सही होनी चाहिए। हिंदी में प्रयुक्ति व्याकरण, शब्द चयन, वाक्य रचना और अर्थ के तालमेल से निर्धारित होती है। यदि प्रयुक्ति में त्रुटि हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया, बोलचाल की भाषा में प्रयुक्ति की शुद्धता को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन यदि भाषा को सजीव और प्रभावी बनाए रखना है तो प्रयुक्ति पर विशेष ध्यान देना होगा। सही प्रयुक्ति ही भाषा की गरिमा को बनाए रखती है और विचारों को प्रभावी रूप से जो है व्यक्त करने में मदद करती है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।